Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to do the competency-based questions from the play The Proposal, written by Anton Chekhov. Before we start with the questions, let's have a quick look at the theme and the important points of the play. इस प्ले में तीन important characters हैं, that is Natalia, Chubukov and Lomov. Chubukov is the father of Natalia. He is a helpful person. He appears to be concerned, but in reality he is a hypocrite. Hypocrite का मतलब होता है जो दोगला होता है. वो कहता कुछ है बट उसके मन में बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा होता है. उसकी जो डॉटर नटालिया है, शी इज टॉकेटिव एंड वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव. लोमोव इज द नेबर. He too is quarrelsome and he is childish in his behavior. उसमें मेच्योरिटी नहीं है, इमेच्योरिटी है. तीनों की कॉमन क्वालिटी है दैट दे आर क्वारलसम एंड आर्ग्यूमेंटेटिव. इसी के ऊपर हमारी थीम बेस्ड है. ये रशिया में वेल्दी फैमिलीज की टेंडेंसी है टू सीक मैट्रिमोनियल टाइज. उनका रियल पर्पस बिहाइंड मैट्रिमनी इज टू इंक्रीज देयर एस्टेट एंड एंड लैंड न्यू प्रॉपर्टीज. लैंड न्यू प्रॉपर्टीज का मतलब होता है अक्वायर न्यू प्रॉपर्टीज. अब ये जो प्ले है ये एक सटायर है. सटायर मतलब ये मजाक उड़ा रहा है जो मनी ड्रिवन टाइप ऑफ मैरिजेस होती हैं उनका. एंड द थर्ड थीम ऑफ दिस चैप्टर इज मैरिज फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी. अब व्हाई डिड आई से दैट दिस आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर इज कनेक्टेड टू द थीम? क्योंकि जो शादियां इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे मनी के बेस पे मनी के ऊपर बेस्ड होती हैं, वो शादियों में हैप्पीनेस नहीं होता. जो लुमोव और नटालिया का आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर है, दैट विल मेक इट इम्पॉसिबल फॉर देम टू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ. तो ये जो हमारे कनेक्टेड थीम्स हैं, इसी के ऊपर हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. अब प्ले में क्या होता है? प्ले में है कि लुमोव ने एक ही इज बियॉन्ड द मैरिजेबल एज. ही इज ऑलरेडी 35 ईयर्स ओल्ड और उसको पता है कि अब उसको किसी ब्यूटीफुल लड़की का मैच आना बहुत मुश्किल है. ही इज अ नेबर टू नटालियाज फैमिली. नटालिया को वो प्यार नहीं करता है बट उसने बड़े प्रैक्टिकली उसको सूटेबल माना है टू गेट मैरिड. नटालिया जो है, शी इज़ ऑल्सो अबव द मैट्रिमोनियल एज. रशियन सोसाइटी में जब गर्ल 16 टू 18 19 की होती है तो उसके लिए अच्छे रिश्ते आते हैं, बट वंस शी क्रॉसेस 21 22 तो रिश्ते डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं. शी इज़ नॉट ब्यूटिफुल बट शी इज़ प्रेजेंटेबल. गुड लुकिंग है बट ब्यूटिफुल नहीं है. शी इज़ अ गुड हाउस कीपर एंड मोर ओवर शी इज़ एजुकेटेड. तो इसीलिए उसको लगता है नटालिया विल बी अ गुड मैच फॉर मी. वो वो चुबुकॉफ के घर जाता है टू आस्क फॉर अ हैंड इन मैरिज. चुबुकॉफ को इनिशियली लगता है कि वो पैसे मांगने आया है तो वो रूड होता है, बट as soon as he knows that Lomov has come to ask for his daughter's hand in marriage, तो वो उसके पूरा एक 180 डिग्री टर्न होता है. ही इज ऑल एफ्यूजिंग एंड लविंग एंड फ्रेंडली. वो नटालिया को फटाफट से बुला के लाता है so that Lomov can propose to her. But instead of being able to propose, they start off an argument about the ownership of Oxen Meadows. According to Chubukov, Oxen Meadows उसका होता है और उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने नटालिया के ग्रैंड पेरेंट्स के सर्वेंट्स को यूज़ करने के लिए दिया होता है. नटालिया के हिसाब से वो उनका ही लैंड है, किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया. तो इस आर्ग्यूमेंट के कारण लुमोव की he falls back on the palpitations, the weakness of his heart to escape from the argument, क्योंकि वो नटालिया से जीत नहीं पा रहा है. और उस टाइम पीरियड में नटालिया को पता चलता है that he had come to propose to her. अब उसको ये प्रपोजल ऑक्सन मीडो से ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो अपने फादर को बेग करती है कि लुमोव को जहाँ मर्जी से ढूंढ के लेकर आओ so that he can propose to her. चुबुकॉव जाते हैं, लुमोव को लेकर आते हैं. नाउ इंस्टेड ऑफ रिकनसाइलिंग, मतलब वो उसको बोल तो देते हैं कि हाँ हाँ ऑक्सन मीडोस तुम्हारा है, बट यहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी देने की बजाय दैट ही प्रपोज टू हर,
They start off on another argument discussing the attributes of the specific dogs, Squeezer and Guess. अब इन दोनों के बेटरमेंट कौन सा डॉग बेटर है उसको लेके दोबारा से आर्ग्यूमेंट हो जाता है. आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है दैट चुबुकॉव हैज़ टू स्टेप इन. वो ही नटालिया को लुमॉफ की तरफ से प्रपोज कर देता है. वो ही नटालिया की तरफ से उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर देता है. एंड दिस एंटायर प्ले एंड्स ऑन अ फार्शियल नोट. अगर हम इसका टोन देखें ना, द टोन इज फार्शियल, FARCIAL. ये जो प्ले है ये एक फार्स है, एक मजाक है, ये एक फॉल्स प्ले है. इस तरह से सिचुएशंस, ये प्ले सिर्फ इसलिए बनाया गया है टू मेक फन ऑफ अ सोसाइटी, टू मेक नॉट ऑफ अ सोसाइटी, आई एम सॉरी, बट टू मेक फन ऑफ द थॉट प्रोसेस ऑफ अ सोसाइटी, टू ब्रिंग इट होम टू द रशियन सोसाइटी कि इस तरह के मैरिज अलायंसेस नहीं होने चाहिए. Now, what are the values we need to learn from this is that neighbors के cordial relationships होने चाहिए. Argument और disputes जो होते हैं वो किसी problem को solve नहीं करते. और जो final है, जो हमारे marriage है, जो important decisions हैं, वो हमें sensibly लेने चाहिए. हमें frivolous reasons, जैसे यहाँ पे marriage के लिए किसके पास कितना पैसा है, that is a frivolous decision. तो हमारे फ्रिवलस रीजंस पे हमारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस बेस्ड नहीं होने चाहिए. अगर हम अब टाइटल की बात करें तो जो पूरी स्टोरी है वो उस मैरिज प्रपोजल के अराउंड रिवॉल्व कर रही है जो लुमोव नटालिया को देना चाहता है. ना तो वो दे पाता है, ना नटालिया एक्सेप्ट कर पाती है, बट बाय द एंड चुबुकॉव ही प्रपोजल दे देता है और चुबुकॉव ही एक्सेप्ट कर लेता है. So the entire play is revolving around the proposal. So with this, let us start discussing the competency-based questions. So the first question is, to what end does the playwright employ Lomov's palpitations in the play? Palpitations होता है जब आपकी दिल की धड़कनें बहुत बढ़ जाती हैं और आपके हाथ पैर काम ट्रेम्बल करना शुरू कर देते हैं. तो लुमोव के जो पैल्पिटेशंस हैं वो इस प्ले में बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट सीन में उसके पैल्पिटेशंस यूज होते हैं टू शो हिज एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस, व्हेन ही इज अबाउट टू प्रपोज टू हर. लेटर ऑन उसके जो हार्ट का वीकनेस है, ही वांट्स टू टर्मिनेट द हीटेड आर्ग्यूमेंट ओवर ऑक्सन मीडोज. तो अब उसके हार्ट के वीकनेस को दिखाने के लिए उसके पैल्पिटेशंस यूज हो रहे हैं. फाइनली जब प्ले एंड होता है तो जो प्ले राइट है, द राइटर ऑफ दिस प्ले, वो शो करता है कि जो पैल्पिटेशंस हैं दे हैव एक्सटेंडेड टू एन ऑलमोस्ट हार्ट अटैक सिचुएशन. सो इन दीज थ्री वेज द पैल्पिटेशंस हैव बीन यूज्ड इन द प्ले. Next question, why do you think Natalia Stepanova asked her father to call Lomax back when she heard that he had come with a proposal? हमें क्यों लगता है नटालिया ने अपने फादर को बोला लोमोव को वापस लेकर आओ जब उसको पता चला दैट लोमोव हैड कम विद अ मैरिज प्रपोजल फॉर हर? तो ये हाईलाइट करता है द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज. वेल्दी फैमिलीज उसी से शादी करना चाहते हैं जो सामने से भी वेल्दी हों. अब लुमोव जो था वो एक वेल्दी नेबर था नटालिया का विद अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट. रियल एस्टेट का मतलब होता है ज़मीन जायदाद. अब नटालिया ऑलरेडी 25 ईयर्स की थी जो रशियन सोसाइटी के हिसाब से इट वाज बियॉन्ड द सूटेबल एज फॉर मैरिज. वो मोर ओवर शी वॉज अ लव सिक गर्ल. वो मतलब वो लुमोव से प्यार नहीं करती थी, बट शी वॉज इन द लव विद द आइडिया ऑफ गेटिंग मैरिड एंड शी वॉन्टेड टू गेट मैरिड टू अ रिच मैन. तो इसीलिए उसने अपने पापा को बोला कि लुमोव को वापस लेकर आओ. उसकी जो उम्र थी उसके हिसाब से शी वुडंट हैव गॉट टू मेनी अदर suitable marriage proposals. Next question. The argument about the dogs reflected that both Lomov and Natalia loved their respective dogs very much. Do you agree? Why? Why not? अब जो उन्होंने डॉग्स के ऊपर आर्ग्यू किया इससे हमें शायद लग सकता है कि बोथ लुमोव एंड नटालिया जो हैं वो अपने डॉग से बड़ा प्यार करते हैं. क्या हम इस बात से एग्री करते हैं?
yes then why, if no then why not. तो हमारा इट इज क्लियर कि वो आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं। वो प्यार के लिए आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, वो आर्ग्यू कर रहे हैं टू शो ऑफ द रिचनेस एंड सुपीरियर चॉइस ऑफ द डॉग्स। इसीलिए वी डू नॉट एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। डॉग ओनर्स जो होते हैं ना, वो एक स्टेटस, उनके लिए स्टेटस ऑफ देयर डॉग्स ब्रीड, मतलब उस डॉग ब्रीड से जिस कंसर्न में एक स्टेटस होता है। आप जितना एक्सपेंसिव डॉग लोगे उतना आपका स्टेटस एनहांस होता है। तो दैट इज द मेन रीजन ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट। जो मेंटेनेंस ऑफ हाई ब्रीड डॉग्स होता है वो एक प्राइसी इशू है। प्राइसी इशू मतलब बहुत पैसे लगते हैं, और इसीलिए इट इज़ अ स्टेटस सिंबल अमंग एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी। जितना हाई ब्रीड का डॉग होगा उतना उसके उसको बाय करना एक्सपेंसिव होएगा, उसको मेंटेन करना एक्सपेंसिव होएगा। व्हाई डू दे डू इट? बिकॉज इट विल शो देयर स्टेटस इन सोसाइटी। सो दैट इज द रीजन ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट एंड नॉट लव फॉर द डॉग्स। Next question. When Natalia comes to meet Lumov, she quotes her father's words. And Papa said, "Go, there's a merchant come for his goods." What do you think Chibukov meant? जब नटालिया को उसके पापा बोलते हैं कि लुमोव तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, तो वो बाहर आती है लुमोव से मिलने के लिए, और वो अपने पापा के वर्ड्स को कोट करती है। कोट करना मतलब एज इट इज बोलना। पापा ने कहा कि एक मर्चेंट आया है अपने गुड्स के लिए। तो यहाँ पे व्हाट डज शुबुकॉव मीन बाय दिस वर्ड्स? तो ये जो प्ले है ना, ये रशियन सोसाइटी के मनी माइंडेड थॉट प्रोसेस को हाईलाइट करता है। चिबुकॉव ने लुमोव को एक मर्चेंट बुलाया। मर्चेंट मतलब जो ट्रेडिंग करता है, जो सामान खरीदता है, बेचता है। और नटालिया को गुड्स बोला। गुड्स बोला सामान, जो वो अपने साथ ले जाएगा आफ्टर मैरिज। सो ही इज बीइंग वेरी मनी माइंडेड, वेरी क्रूड। हमें यहाँ पे उनका मैरिज से रिलेटेड क्या थॉट प्रोसेस है वो नजर आता है। Next question. Provide a brief insight into what Lomov and Natalia's married life might look like. हमें एक इंसाइट देना है, एक फ्यूचर प्रिडिक्शन करना है, वेरी ब्रीफली, बेस्ड अपॉन द चैप्टर के लोमोव और नटालिया का मैरिड लाइफ कैसे लगेगा फ्यूचर में। तो अब हमें पता है कि दोनों ही क्वारलसम है, दोनों ही आर्ग्यूमेंट हैं। दे इजीली एंटर इनटू एनी आर्ग्यूमेंट ओवर मनी मैटर्स। उनके जो पेटी इश्यूज हैं, ये जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, और ये आर्ग्यूमेंट विल कंटिन्यू इवन आफ्टर द मैरिज। तो नटालिया और लुमोव की जो मैरिड लाइफ है वो रोजी नहीं नजर आ रही है, हमें फुल ऑफ बिटर आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स नजर आती है। Next question. The Lomovs and the Chubukovs have always had the most friendly, and I might almost say the most affectionate regard for each other. How would you evaluate Lomov and Chubukov's relationship as neighbors? अब स्टेटमेंट दिया गया है कि जो लोमोव्स एंड चिबुकोव्स हैं उनका बड़ा फ्रेंडली और बड़ा दे कैन इवन से अफेक्शनेट रिगार्ड है एक दूसरे के लिए। वो एक दूसरे के साथ बड़े फ्रेंडली हैं, एक दूसरे के साथ बड़े लविंग हैं। बट हम जब पूरा प्ले पढ़ते हैं तो हम इन दोनों के रिलेशनशिप को एज नेबर्स कैसे इवैल्यूएट करेंगे? तो गिवन स्टेटमेंट से लगता है दैट दे हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप। कॉर्डियल मतलब वेरी एक्सेप्टिंग रिलेशनशिप विद ईच अदर, अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप। बट सच्चाई ये है, दे प्रिटेंड टू बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर। इन रियलिटी जो है वो अपने आप को दूसरे से सुपीरियर मानते हैं। वो अंदर से एक दूसरे को डिस्पाइस करते हैं टू द एक्सटेंट दैट दे लाफ एट ईच अदर्स फैमिली। अब एक दूसरे की फैमिली का मजाक उड़ाते हैं बाय कॉलिंग देम फनी नेम्स, एंड दे मेक फन ऑफ देम इन वेरियस वेज। ये हमें नटालिया, लोमोव और चिबुकॉव के आर्ग्यूमेंट के थ्रू पता चलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ वो दिखावा करते हैं ऑफ अ कॉर्डियल रिलेशनशिप, otherwise it is a relationship based on superiority over the other to show off how they are better than the other.
Next question. Do you think Chubukov is a good father? Justify your opinion based on your reading of the text. क्या आपको लगता है चुबुकॉव एक अच्छे पापा हैं? आपने अपने ओपिनियन को टेक्स्ट के हिसाब से जस्टिफाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट चुबुकॉव ज़रूर एक गुड फादर हैं। वो अपने बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जब उनका आर्ग्यूमेंट होता है लोमोव के साथ रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज, तो वो उस आर्ग्यूमेंट को भूलकर भी अपनी डॉटर के क्राइज को सुन के वो उसको दोबारा से लेने चले जाते हैं। वो उसकी शादी करवाने के लिए तैयार हैं टू अ मैन ऑफ हर चॉइस। नो डाउट वो उसको गुड्स बुलाते हैं। नो डाउट वो उसकी शादी पैसों के लिए करना चाहते हैं। बट ये देखने जाओ तो चुबुकॉफ का कसूर नहीं है, ये रशियन सोसाइटी की थॉट प्रोसेस का कसूर है। बट एज अ फादर चुबुकॉव इज अ गुड फादर। Next question. Read the statements given below. Statement 1. Lomov is looking to marry. Statement 2. Lomov is looking to marry Natalia. अब हमें करना क्या है? हमें we have to bring out the difference between the two statements and explain what it tells you about Lomov. अब स्टेटमेंट 1 में वो क्या बोल रहे हैं कि Lomov is looking to marry. इसका मतलब है कि उनको एक suitable bride चाहिए to get married. अब जब स्टेटमेंट 2 को देखो तो उसमें कहा जा रहा है कि लोमोव जो है वो नटालिया से मैरिज करने के लिए कंसिडर कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मुझे नटालिया से शादी कर लेनी चाहिए। अब इससे हमारे को क्या पता चलता है कि जो लोमोव है उनको पता है कि ही इज ऑलरेडी 35, तो चांसेस ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट मैच वो बहुत कम है। तो उनको एक सर्टेन उनको सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये जो स्टेटमेंट है ये शो करता है दैट ही इज इट इज अर्जेंट सिचुएशन फॉर हिम टू गेट मैरिड। उनकी अर्जेंसी दिखा रहा है टू गेट मैरिड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड थ्री पीपल, Russian society emerges as an important character through the ongoings of the play and the thoughts and interactions of its characters. Imagine yourself to be a historian who has been invited to speak about 19th century upper class Russian society. Based on your reading of the play, how might you describe it? Support your evaluation with instances from the text. अब प्ले में अगर हम देखें तो तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, चुबुकॉव, नटालिया एंड लोमोव। बट ये तीनों जो हैं ये रशियन सोसाइटी को कैरेक्टराइज कर रहे हैं। रशियन सोसाइटी के बारे में हमें पता चलता है थ्रू द डिफरेंट ऑनगोइंग सीन्स ऑफ द प्ले, द थॉट प्रोसेस एंड द इंटरैक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स। जो वो सोच रहे हैं, जो वो बातें कर रहे हैं, जो सीन चल रहा है, ये रशियन सोसाइटी की सोच को रिफ्लेक्ट करता है। अब क्वेश्चन क्या है कि आपने इमेजिन करना है आप एक हिस्टोरियन हो। हिस्टोरियन मतलब जो पास्ट के बारे में बात करता है, और आपको इनवाइट किया गया है टू स्पीक अबाउट 19th सेंचुरी अपर क्लास रशियन सोसाइटी। 19th सेंचुरी का मतलब है बिटवीन 1800 एंड 1900। उस टाइम की जो अपर क्लास रिच रशियन सोसाइटी थी उनके बारे में आपने बोलना है। अब आपको प्ले की रीडिंग के ऊपर बेस्ड आप इस सोसाइटी को कैसे डिस्क्राइब करोगे, और आपको अपने इवैल्यूएशन को सपोर्ट करना है विद इंस्टेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो अब ये जो प्ले है ये लेट 19th सेंचुरी में लिखा गया है। इट इज़ डिपिक्टिंग द लेट 19th सेंचुरी। इस प्ले से हम विजुअलाइज कर सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ द वेल्दी फैमिलीज इन रशिया to marry their sons or daughters to other rich families. इनफैक्ट ये सिर्फ रशिया में नहीं था, इट इज़ जस्ट एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। ब्रिटेन में भी ये सेम थॉट प्रोसेस ही चलता था। ओके, कमिंग बैक टू द चैप्टर एंड द आंसर। तो रशियन सोसाइटी वेल्दी फैमिलीज को ही पसंद करते थे कि वो दूसरे वेल्दी फैमिलीज में शादी करें। अब इस तरह की फैमिली बॉन्डिंग से क्या होता था, उनका जो रियल एस्टेट है वो इंक्रीज हो जाता था। देयर वुड बी चांसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ।
अब प्ले से हमें क्या एविडेंट होता है कि लोमोव एंड नटालिया जो हैं वो छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यू करते हैं, सिंपल बातों पे आर्ग्यू करते हैं। उन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, बट वो फिर भी एक दूसरे से शादी करने को तैयार हैं बिकॉज दे शेयर द सेम फाइनेंशियल स्टेटस। अब उनका जो डिसएग्रीमेंट है अबाउट द डॉग्स ब्रीड, वो रीडर्स को, वो जो इस प्ले को रीड कर रहे हैं उनको बताता है, शो करता है कि ये दोनों कितना लो लेवल पर स्टूप कर सकते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू शो ऑफ देयर रिचेस एंड स्टेटस। वो एक दूसरे से गलत बातें बोलते हैं, एक दूसरे के फैमिलीज के लिए गलत बोलते हैं। सो दैट इज नोन एज स्टूपिंग टू द लोएस्ट लेवल, बड़ी नीचे की हद तक गिर जाना। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला गया है कि आप स्पीच लिखो। आपको सिर्फ पूछा गया है कि आप किस तरह से इस सोसाइटी को डिस्क्राइब करोगे, राइट? और आपको इवैल्यूएट करना है, आपने स्पीच नहीं लिखनी है। Next question is, look at the given matrimonial advertisement published in the Morning Post, which is the name of a newspaper, in December 1822. अब इस तरह के एडवर्टाइजमेंट जो थे ये बड़े फेयरली कॉमन प्रैक्टिस थे, स्पेशली 19th सेंचुरी में, फॉर जेंटलमैन एंड लेडीज टू सीक कोर्टशिप। कोर्टशिप मतलब अ मैरिज अलायंस एंड मैट्रिमनी बाय प्लेसिंग अ suitable advertisement. Agar I'll quickly read the advertisement. Matrimony, a middle-aged gentleman of a respectable rank in life who enjoys an income of £200 a year with fair expectations and who might otherwise offer a favorable account of himself, wishes to marry. The intimations of any lady of unblemishable character, of an age not less than 30, nor more than 37, and of an income at least equal to his own, as his rank requires such, having a similar wish and condescending to favour him, will be received with due respect and attended to with strict honour and inviolable secrecy. Letters to be addressed post paid, and then the address has been given. अब इस एड से आपको क्लियर हो जाता है कितना पॉम्पस एड है, हाउ मच इम्पोर्टेंस दे आर गिविंग टू द इनकम, टू द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द फैमिली, जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द मैरिज। तो ये बहुत हम जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, रिस्पेक्ट, इनर क्वालिटीज़, गुडनेस ऑफ नेचर, फॉलिंग इन लव, तो ये सारी चीज़ें इस तरह की सोसाइटीज़ में इग्नोर्ड थी। Now, based on, अब क्वेश्चन क्या है, based on your reading of the play and understanding of the characters, what details would Lomov provide and specifically leave out in a matrimonial advertisement to find a bride like Natalia? अगर इस तरह का एडवर्टाइजमेंट लोमॉफ को देना होता तो वो अपने बारे में क्या बताता और क्या नहीं बताता इन द एडवर्टाइजमेंट। सेकंड क्वेश्चन है कि चुबुकॉफ किस तरह से शॉर्टलिस्ट करता लोमॉफ के एडवर्टाइजमेंट को अगर वो इस मैट्रिमोनियल सेक्शन को स्कैन कर रहा होता। शॉर्टलिस्ट करना मतलब लोमॉफ के कौन से पॉइंट्स हैं जिनको वो कंसिडर करता। ओके, अब एक ब्राइड को ढूंढने के लिए, ब्राइड लाइक नटालिया, लुमोव जो है वो अपने बारे में फॉलोइंग पॉइंट्स इंक्लूड करते इन द मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। वो अपने बारे में बताते दैट ही इज अ टॉल एंड एवरेज लुकिंग बॉय, राइट? एवरेज वो जरूर कहते बिकॉज ही इज नॉट हैंडसम। वो अपनी रैंक बताते दैट ही हैज़ अ हाई रैंक, ही इज़ अर्निंग मोर देन £500 अ ईयर, उन्होंने बहुत रियल एस्टेट्स को इनहेरिट किया है, एंड ही ओन्स अ मैग्निफिसेंट हाउस। वो ये भी बोलते हैं कि ही इज़ लुकिंग फॉर अ ब्राइड ऑफ इक्वल स्टेटस, मुझे अपने से कम कमाने वाले घर से लड़की नहीं चाहिए। देन वो एज बताते, शी शुड नॉट बी मोर देन 35 years of age. She should be well educated and she should be an excellent housekeeper. वही चीजें हैं जो हमारे को चैप्टर से पता चलता है, द रीजंस दैट लोमोव वांट्स टू मैरी नटालिया। अगर अब एडवर्टाइजमेंट देके चुबुकॉफ शॉर्टलिस्ट करते पॉइंट्स,
तो उनके लिए वो पॉइंट्स जो मैटर करते मोस्ट, दैट वुड बी द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ लोमोव, हिज मंथली इनकम एंड हिज रियल एस्टेट नेट वर्थ। उसके एस्टेट का नेट वर्थ कितना है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट होता। अगर उनको लगता कि सारे पॉइंट्स जो हैं उनके स्टेटस से मैच हो रहे हैं तो वो नटालिया की शादी उससे कर देते। अब यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट है जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, दैट इज वो अपने बारे में क्या नहीं बताते। ही वुड हैव नॉट टॉक्ड अबाउट हिज palpitations ऑफ द हार्ट, ही वुड नॉट हैव टॉक्ड अबाउट हिज स्ट्रेंज हैबिट ऑफ स्लीपिंग। रात को वो कैसे ट्विच करते हैं, उनका एक साइड ऑफ द बॉडी कैसे ट्विच करना पड़ता है जिसके लिए उनको बेड से जंप आउट करना पड़ता है। ये एसेंट्रिसिटीज हैं उनके नेचर के, उनके फिजिकल एसेंट्रिसिटीज हैं जो वो बिल्कुल नहीं नटालिया को या किसी भी मैट्रिमोनियल एड में डालते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द हीटेड आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन लोमोव एंड नटालिया, द cordial relation between the neighbors was dampened and the proposal was forgotten. Justify the statement with instances from the text. अब हमारे को बोला गया है कि जो दोनों के बीच में, नटालिया एंड लोमोव के बीच में जो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है गुस्से से भरे आर्ग्यूमेंट्स जो हुए, उसने जो कॉर्डियल रिलेशन था दोनों नेबर्स के बीच में उसको डैम्पन कर दिया। डैम्पन का मतलब खत्म कर दिया, फीका कर दिया, और इसके चलते द प्रपोजल वॉज फॉरगॉटन। अब हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है विद इंस्टेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये जो उनकी क्वारलिंग थी, दे वर क्वारलिंग अबाउट द रियल इशू, दे वर क्वारलिंग अबाउट the estate, the oxen meadows, about the dogs. तो इसके चलते they forgot about the real issue about the marriage proposal, और ये राइट अप्रोच नहीं था। लोमोव और नटालिया को अपने ट्रिवियल, बेकार के इश्यूज को साइड रखना चाहिए था। ट्रिवियल का मतलब होता है मीनिंगलेस, जिनका कोई इम्पोर्टेंस ना हो, and they should have focused on the more important issue of marriage. उनको दिखाना चाहिए था पेशेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स ईच अदर। अब इंस्टेंसेस हमारे को पूरे चैप्टर में पता है कि वो सिर्फ आर्ग्यू ही कर रहे थे, हर बात पे जो बात उठती थी उस पे आर्ग्यू कर रहे थे, बट दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक चिबुकov वेलकम लोमोव वेरी कॉर्डियली व्हेन लोमोव विजिटेड हिज हाउस? जब लोमोव चिबुकोव के घर आया तो चिबुकोव ने लोमोव को बड़े प्यार से, बड़े फ्रेंडली तरीके से घर में इनवाइट किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? चिबुकोव वॉज फर्स्ट सस्पिशियस और उनको लगा कि लोमोव उनसे पैसे मांगने आया है। बट जब उनको पता चला कि जो चिबुकोव लोमोव है वहाँ पे एक्चुअल में उनकी डॉटर का हाथ एज इन मैरिज मांगने आया है, he was going to offer a marriage proposal to his daughter, so he was overwhelmed with joy, overwhelmed with joy because overwhelmed with joy का मतलब होता है खुशी से भर जाना, खुशी से फूले ना समाना, राइट? तो वो क्यों इतना खुश हुए? क्योंकि लोमोव जो था वो बहुत रिच था। He would be a profitable match for his daughter. Profitable word deliberately used है to show that there is no love involved. There is only economics in this match. सिर्फ financial consideration है। इसीलिए उन्होंने इतना cordially लोमोव को invite किया, उसको embrace किया, and he even kissed लोमोव. Next question is, arguments over insignificant things have led to disastrous results, especially between close family members and friends. कहते हैं कि जब हम छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यू करते हैं तो इसके बड़े डिजास्ट्रस रिजल्ट्स होते हैं, बड़े बुरे नतीजे होते हैं, एस्पेशली अगर ये आर्ग्यूमेंट क्लोज फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के बीच में हो। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या हम इस बात से एग्री करते हैं, और अगर हमारा जो भी आंसर है हमें उसे प्ले के साथ जस्टिफाई करना है विद इंसिडेंसेस विद रेफरेंस टू द प्ले। अब जो प्ले प्रपोजल है वो हमें दिखाता है, शो करता है, एक्सप्लेन करता है कि कैसे एंगर एंड आर्ग्यूमेंट्स कैन ruin अ रिलेशनशिप, उसको बर्बाद कर सकता है। इसी से हमें पता चलता है दैट टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव कंट्रोल ओवर योर एंगर। आपको गुस्से को काबू रखना है।
छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यू करना बड़ा हार्मफुल होता है। इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर किसी से मिस्टेक हो गया है, गलती हो गई है, तो वी शुड बी रेडी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एंग्री। अगर हम उस बंदे से एंडलेसली आर्ग्यू करेंगे तो सिचुएशन खराब होगी, बेटर नहीं होगी। आज के टाइम पे हर इंसान को दूसरों में पॉजिटिविटी फाइंड करनी चाहिए। वो नेगेटिविटी को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है, बट इस तरह से बड़ा डिफिकल्ट होता है रिलेशनशिप को मेंटेन करना। हमें पता होना चाहिए कि अगर एक इंसान में पॉजिटिव है तो उसमें नेगेटिव भी होगा। दिस अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ गुड एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद अदर्स। ओके, अब जो स्लाइड्स हैं उनके क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स नहीं दिए हैं, बिकॉज ऑलरेडी इन वन वे और द अदर मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ। सो आई क्विकली डिस्कस ओनली द क्वेश्चंस। What kind of an impact do the arguments between Lomov and Natalia have on their relationships? उन इनकी आर्ग्यूमेंट्स का इम्पैक्ट क्या हुआ है उनके रिलेशनशिप पे? तो हमें पता चलता है कि उनका रिलेशनशिप बहुत वीकन हुआ है। उन्होंने एक दूसरे की फैमिली को भी बख्शा नहीं है, दे हैव अब्यूज देम, एंड फ्यूचर भी इनका जो है वो बड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव, बड़ा डिस्टर्ब्ड रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पेटी आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन द कैरेक्टर्स। तो वो बेसिकली दो टॉपिक्स पे आर्ग्यू कर रहे हैं। फर्स्ट इज द ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज, एंड सेकंड इज द द क्वालिटी ऑफ द ब्रीड्स। Whose dog is better? Is it Squeezer or is it Guess? These are the names of the respective dogs. Okay. Third question is, what according to you is the turning point when Natalia accepts Lomov's claims of owning the oxen meadows? लोमोव और नटालिया पहले तो ओनरशिप ऑफ द ऑक्सन मीडोज के लिए आर्ग्यू कर रहे होते हैं। गुस्से में लोमोव वहां से चला जाता है। ही शोइंग दैट उसका जो हार्ट है वो बहुत बुरी तरह से पैल्पिटेट कर रहा है, एंड ही लीव्स। अब उसके जाने के बाद चुबुकॉव नटालिया को बताता है that Lomov had come to propose to her. She is so desperate to get married to a rich man कि वो इमीडिएटली अपने पापा को बोलती है कि लोमोव को वापस लेकर आओ। जब लोमोव आता है, हर इंटेंशन इज दैट ही शुड इमीडिएटली प्रपोज टू हर। वो इसीलिए आर्ग्यूमेंट खत्म करने के लिए बोलती है कि हाँ हाँ, ऑक्सन मेडोज जो है वो तुम्हारा है। So that is the answer. That is the turning point. Okay, next is, at the end of the story, good economic sense prevailed that led to the marriage between Natalia and Lomov. Explain with reference to the story. पूरी प्ले में they are arguing about one thing or the other. शादी वो एक दूसरे से प्यार के लिए नहीं कर रहे हैं, शादी वो एक दूसरे से बिकॉज इट विल स्ट्रेंथन देयर एस्टेट, इट विल मेक देम रिचर, वो इसलिए शादी कर रहे हैं। अब लास्ट में भी जब वो अपने डॉग के ब्रीड्स के ऊपर आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तो चुबुकॉव को टेंशन हो जाती है कि दोबारा अब इनकी शादी नहीं होगी, ये प्रपोज नहीं कर पाएगा। तो वो इकोनॉमिक सेंस को चलते हुए वो खुद ही नटालिया को प्रपोज कर देता है लोमॉव की तरफ से। नटालिया की तरफ से वो प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेता है, एंड दिस इज हाउ इन ऑर्डर टू प्रिवेल गुड इकोनॉमिक सेंस, ना तो प्रपोजल दिया गया ना प्रपोजल लिया गया, बट मैरिज जो है वो फिक्स हो गई। सो दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। Okay, next question is, forgiveness is the foundation of a cordial relationship. Do you agree? How is this message conveyed in the play The Proposal? हमने इससे पहले वाली स्लाइड में यही क्वेश्चन किया है। तो यस, फॉरगिवनेस एक अच्छे रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है। प्ले में हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं है, एक दूसरे को प्रिटेंड करते हैं कि वो उनकी बात जब वो नटालिया बोलती है कि हाँ ऑक्सन मेडोज तुम्हारा है, तो वो उसके ओनरशिप को एक्सेप्ट इसलिए कर रही है, नॉट बिकॉज शी एग्रीज टू द ओनरशिप, बट जस्ट बिकॉज शी वांट्स अ मैरिज प्रपोजल। तो इनके रिलेशनशिप में कोई फॉरगिवनेस नहीं है, कोई कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है। और ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस प्ले इज अ मैसेज टू ऑल दोज हु रीड द प्ले कि आपको ऐसी शादीशुदा जिंदगी नहीं चाहिए,
जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हों, एंड देयरफॉर फॉरगिवनेस इज द फाउंडेशन ऑफ अ कॉर्डियल रिलेशनशिप। आपको बातों को माफ कर देना चाहिए। Okay, next question. How did Chubukov react when Lomov asked for the hand of his daughter in marriage? Chubukov was overwhelmed with joy. उसने एकदम लोमोव को अपने गले लगा लिया, उसको किस किया। उसको इतनी खुशी हुई थी कि एट लास्ट फाइनली a man of his own status is ready to marry his daughter. Okay, next question is write a brief character sketch of Lomov. Lomov कैसा है? Lomov बड़ा practical minded है. He is not at all in love with Natalia. उसने बड़ा practically सोचा है कि मुझे किस तरह की लड़की से शादी करनी है. वो practical है अपने shortcomings को जानने में कि मेरी marriageable age almost past है. I suffer from numerous physical ailments. You know, I have eccentricities in my character. तो उसको पता है कि मेरी शादी यू नो इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन लव, एंड उसने अपने इकोनॉमिक स्टेटस से मिलती जुलती लड़की के साथ शादी करने के लिए अपने प्रैक्टिकल रीजंस ढूंढे हैं. Next character trait of Lomov is he is extremely argumentative and quarrelsome. वो पूरी तरह से आर्ग्यू करते हैं. He is not willing to let go, right? वो आर्ग्यूमेंट को पकड़ के रखते हैं और बहुत स्टूप हो जाते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स में. थर्ड हमें लोमोव का कैरेक्टर स्केच मिलता है कि ही इज यू नो वेरी नर्वस. ही इज अ फेलो हु गिव्स इन टू हिज नर्वसनेस. जब भी उनको कोई एक्सट्रीम एक्साइटमेंट होता है या वो नर्वस फील करते हैं तो उनका जो दिल है वो बहुत कमज़ोर है, वो पैल्पिटेट करना शुरू कर देता है. तो ये एक ब्रीफ कैरेक्टर स्केच है लुमोव का. इन ऑर्डर टू नो द फुल डिटेल्स आप रिवीजन वीडियो देख सकते हो. उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लुमोव्स विजिट टू चुबुकोव्स हाउस. तो उसका ऑब्जेक्टिव एक ही था. ही वांटेड टू प्रपोज टू नटालिया. ही न्यू दैट नटालिया वुड परफेक्टली सूट हिम. Okay, next. The marriage proposal is a mockery of romance and marriage in the upper class. Justify your answer with reference to this story. जब भी हम मैरिज की बात करते हैं स्पेशली इन द यू नो द यूरोपियन सोसाइटी, तो मैरिज हैज़ टू बी बेस्ड ऑन लव, राइट? बट ये वाला जो मैरिज प्रपोजल था ये बिल्कुल भी रोमांस में बिलीव नहीं करता है. इट इज़ बेस्ड ओनली ऑन इकोनॉमिक कंसिडरेशंस. इस मैरिज में लविंग रिलेशनशिप की बजाय एक आर्ग्यूमेंटेटिव प्रपोजल है. तो इसीलिए दिस मैरिज प्रपोजल इज मोर ऑफ अ मॉकरी of romance and marriage rather than a true proposal. Next question. The pride and property, even the superiority of a dog's, takes priority over love and marriage. The characters lack patience, they stop listening to each other and then contradict each other. Do you think these quarrels will promise a happy life? हमने already discuss कर लिया है कि इस तरह के character traits के साथ इनके लिए future happy life impossible होगी. What qualities would you consider for a well-matched couple? The quality of loving each other, the quality of forgiving mistakes, the quality of letting go of small digressions. छोटी छोटी गलतियों को माफ करना, भूल जाना, ये इम्पोर्टेंट है. छोटी बातों पे आर्ग्यू ना करना, ये इम्पोर्टेंट है. The relationship should be based on love. It should not be based on economic considerations. अब आप इस पॉइंट को लेकर, इन क्वेश्चंस को लेकर क्या आंसर करोगे लोमोव, नटालिया और चुबुकोव को? आप उनको क्या बताओगे कि व्हाट शुड अ मैरिज बी बेस्ड ऑन? तो व्हेन आई डिस्कस द सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस, सो यूजिंग दोस पॉइंट्स you can write this answer. The last question is, do you think all of us should know how to manage our anger? What happens when emotions are governed by materialistic ambition? आंसर विद रेफरेंस टू द स्टोरी. यस, एंगर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. अगर हम अपने एंगर को मैनेज नहीं करेंगे तो हम गलत एक्शंस करेंगे, गलत डिसीजंस लेंगे और हमारा फ्यूचर जो है वो इससे चलते बर्बाद हो सकता है. अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है अगर हमारे इमोशंस मटेरियलिस्टिक एम्बिशन से गवर्न हो, हमारे इमोशंस की अहमियत खत्म हो, हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट के पीछे पड़े हों। तो इससे क्या होगा, हमारे को कोई खुशी नहीं मिलेगी, हम सिर्फ पैसे गिनते रह जाएंगे, बट वी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ ट्रू हैप्पीनेस दैट लव कैन ब्रिंग। सो दैट इज हाउ आप अब इन पॉइंट्स को इलेबोरेट करके इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप दैट ये आपके लिए बेनिफिशियल रही हो। So at the end, wishing you happy revision and all the best for your forthcoming board exams. And finally, thank you for giving me your precious time. Thank you so much.